सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो टॉपिक केवल अर्थशास्त्र को समझने वाले या अर्थशास्त्र से जुड़े हुए बच्चे या लोग तक ही सीमित नहीं रहता है। ये ऐसे टर्म हैं, ऐसे शब्द हैं, ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा समाज के सभी वर्गों के बीच होती रहती है। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था। आज के समय में भी हम तमाम लोगों का जहन में, सरकार के जहन में दो बातें चल रही है। एक बात तो कोरोना को कैसे नियंत्रित किया जाए और दूसरा अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन का सहारा ली है, सोशल डिस्टेंसिंग अपना रही है। इसका खामियाजा हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और मैं यूं कहूं तो ये केवल भारत की समस्या नहीं है। जैसे ये वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 पूरे दुनिया से जुड़ गया है, पूरी दुनिया इस महामारी का दंश झेल रहा है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के कारण जो अपनाया जा रहा है, इसके कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसलिए अभी दुनिया के तमाम देशों का फोकस एक कोरोना को नियंत्रित करने पर और दूसरा अर्थव्यवस्था को संभालने पर लगा हुआ है। अब जब ये अर्थव्यवस्था हम सब से जुड़ी हुई है, तो इस अर्थव्यवस्था को समझना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। यह अर्थव्यवस्था क्या है, हम अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था को कैसे हम समझते हैं। जैसे सुनते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है, अमेरिका का, नॉर्वे का, इंग्लैंड का, ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है। फिर आप अर्थव्यवस्था के बारे में और कुछ सुनते होंगे, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? अलग अलग नाम से, अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग नाम से हम क्यों पुकारते हैं, क्यों उसको हम संबोधित करते हैं? आज के वीडियो में हम इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो आप अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर समझिए। अर्थ जोड़ व्यवस्था, अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था आप लोग समझते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर क्षेत्र का, हर जगह का एक अपना सिस्टम होता है। तो एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जहां पर हम अर्थ की जुगाड़ कर पाते हैं, वो सिस्टम या वो क्षेत्र अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था एक प्रकार की संरचना है जो हमें धन के उपार्जन का एक स्टेज देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आइए आप इस अर्थव्यवस्था से जुड़िए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और धन कमाइए, अपनी जरूरत को पूरा कीजिए। अब धन कमाने के कई तरीके हैं। मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था, आर्थिक क्रिया के बारे में बताया था। इसमें मैंने ये भी बताया था अर्थशास्त्र क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। और आर्थिक क्रिया के बारे में क्या बताए थे कि वो क्रिया जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, जिसमें आय का उपार्जन होता है, सृजन होता है। और यहां पर भी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आय प्राप्त कर सकें, अपनी जरूरत को पूरा कर सकें, वही प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था है। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था भी एक आर्थिक, सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का
एक सम्मिलित रूप है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का एक सही और तथ्यात्मक परिभाषा क्या हो सकती है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली की जगह आप संरचना भी लिख सकते हैं, है जिसमें लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्न आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश जैसी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। आर्थिक गतिविधियों की जगह आप आर्थिक क्रिया का भी जिक्र कर सकते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है जिसमें लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। किन क्रियाओं के माध्यम से? तो ये उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। उत्पादन में तरह तरह की चीजें आ जाएंगे, जैसे कोई खेतों में काम करता है तो वहां भी कुछ उत्पादन कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहां भी उत्पादन कर रहा है, तो कोई किसी तरह का होटल वगैरह खोल करके बैठा हुआ तो वहां भी कुछ चीजों का वो निर्माण कर रहा है। तो ये उत्पादन से है और इस चीज को बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने जरूरत को पूरा करते हैं। और जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है वो लोग उपभोग के द्वारा अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। तो ये भी जरूरी है। ये तो दोनों महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण टर्म है, महत्वपूर्ण सेक्टर है इकोनॉमी का, क्योंकि जिस चीज का उपभोग ज्यादा होता है उसी चीज का उत्पादन ज्यादा होता है। जहां उपभोग ज्यादा होता है वहीं उत्पादन ज्यादा होता है। आप भारत जैसे देश में आप देखेंगे कि ये सब देश, भारत हो, चीन हो, ये सब तेजी से तरक्की करने वाले देशों की सूची में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपभोग भी बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, यानी कंजप्शन भी हाई होता जा रहा है। और जब कंजप्शन बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, यानी कि इनकम भी बढ़ेगा। इसीलिए देखते होंगे कि कोई जंगल में जाकर के या कोई रेगिस्तान में जाकर के कोई कारोबार स्टार्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पर कंजप्शन नहीं। एक जंगल में, एक मरुस्थल में, सहारा के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में जाकर के कोई होटल खोल दे, 5 सितारा होटल, तो कौन जाएगा वहां पर? कोई नहीं जाएगा। उस होटल का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए कोई वहां पर होटल खोलेगा ही नहीं। तो ये सब गतिविधियां जहां होती रहती हैं, वही प्लेटफॉर्म किस नाम से जाना जाता है? अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब आप सुनते होंगे कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मजबूत होती है,
कहीं की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। क्यों कहीं का मजबूत है, कहीं का कमजोर है? तो अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन ये सब शामिल होता है। तो जहां ये चीजें ज्यादा होती हैं, अधिक होती हैं और गुणवत्तापूर्ण होती है, वहां की अर्थव्यवस्था भी अधिक मजबूत है। अब मान लेते हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था का एक अंग हैं, क्योंकि हम भी कुछ काम कर रहे हैं और हम कहाँ रह करके काम कर रहे हैं, तो भारत में। तो मेरे उत्पादन के माध्यम से या कोई भी और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसके माध्यम से मैं भी कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, योगदान दे रहा हूं। एक मैं दे रहा हूं, और आप जानते होंगे और सर के बारे में जानते होंगे, एक उनके द्वारा योगदान को देखें तो ज्यादा कौन योगदान कर रहा है। एक गांव में एक साधारण गरीब आदमी को देखें, उनके द्वारा जो दिन भर की क्रियाएं संपादित होते हैं, उनकी क्रियाओं का महत्व क्या है। दिन भर मजदूरी करता है, उसको 250-300 रुपया हाथ में पकड़ा देते हैं, तो वो 300 रुपया कमाया, यानी 300 रुपये का उत्पादन किया। तो भारत की अर्थव्यवस्था में वो 300 रुपये का ही योगदान कर पा रहा है। अब कोई होगा जो एक दिन में 3 लाख रुपये कमाता होगा, यानी वो 3 लाख रुपए के बराबर का उत्पादन किया है, तो उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 लाख रुपए का योगदान दिया है। अब भारत जैसे अर्थव्यवस्था में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और हम दूसरे देश में देखें, अमेरिका जैसे देश में, जहां लाखों करोड़ों का योगदान करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो फिर अर्थव्यवस्था भी कहां की मजबूत होगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हम लोग जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं देश में, हर इंडिविजुअल को बढ़ाना होगा। जो आज 100 रुपये कमा रहे हैं, कल के दिन में अगर 120 रुपये कमाना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है कि उसने अपने इकोनॉमी में पहले की तुलना में 20% कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है। अगर एक साल में वो 20% अपने इनकम को बढ़ा लेता है, और ये ऑन एवरेज कोई 40% बढ़ाए, कोई 50% बढ़ाए, कोई 10% बढ़ा पाए, लेकिन ऑन एवरेज सबकी इनकम 20% बढ़ जाए, तो पिछले साल की तुलना में इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 20% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन अभी तो जो वर्तमान सिनेरियो है, इसमें तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम माइनस में चले जाएं, यानी कि पिछले साल जितनी हम लोग की कमाई हो रही थी, यानी कोई 100 रुपया कमा रहा था, अगर वो 100 रुपये की जगह 90 रुपया कमाए इस वर्ष आ करके, तो वो तो 10% माइनस हो गया। और ऐसे अगर ऑन एवरेज सबका हाल हो जाए, तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था प्लस में जाने के बजाय माइनस में हो जाएगा। और जो मैंने पीपीसी बताया था कि पीपीसी में, ये पीपीसी एक ऊपर की ओर खिसकता है, जब विकास को दिखाता है, और पीपीसी जब नीचे की ओर खिसकता है, तो ये पिछड़ेपन को दिखाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था, शायद भारत की पीपीसी नीचे की ओर हो जाए, यानी भारत पिछले साल की तुलना में इस साल पिछड़ जाए। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा ताकतवर है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर लोग जो काम कर रहे हैं, उनके कार्य का वैल्यू ज्यादा है। और ये कार्य के वैल्यू कैसे इंप्रूव करेंगे, इसके पीछे बहुत सारे तथ्यों को देखना होगा। एक पढ़ा लिखा आदमी जो कंट्रीब्यूट करेगा, यानी उसके कार्य का जो महत्व होगा, और एक अनपढ़ का होगा, दोनों में अंतर होगा। तो हमारे देश में अभी भी लगभग 25% लोग, 25 से 26%, 74% यानी 26% लोग इलिटरेट हैं। और जो इलिटरेट लोग होते हैं वो कितना कमा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतने बड़े संख्या में लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर रहेगी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में। हम डायरेक्ट ये विकसित और विकासशील पर ना आए, हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का है। एक पूंजीवादी, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी
अर्थव्यवस्था। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में पूंजीवादी को कैपिटलिस्ट, समाजवादी को सोशलिस्ट और मिश्रित को मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। इसका और भी नाम होगा। पूंजीवादी को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था भी कहेंगे। समाजवादी को हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ही जानिए। अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। हम छोटा छोटा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, छोटे छोटे पॉइंट 4-5 रखना चाहेंगे। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। तीसरा, इसमें पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। चौथा, इसमें कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति ब्रैकेट में कीमत संयंत्र की स्वतः प्रक्रिया द्वारा होती है। पांचवा, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है। और छठा, उदाहरण देखेंगे कौन कौन सा देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो अमेरिका। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये दे दें, इसे बाजार अथवा खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब सातवां जो होगा इसका उदाहरण, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड इत्यादि। सबसे पहले मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हर पॉइंट को लिख करके आप लोगों के समक्ष रखा है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि हम जान लें अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र होता है, एक निजी और एक सरकारी। निजी और सरकारी को समझें। कोई किसी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ता है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट को ही हिंदी में निजी कहते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तो ये निजी क्षेत्र हुआ। रिलायंस निजी हुआ, टाटा निजी हुआ। लेकिन
सरकारी जैसे स्कूल होता है, सरकारी कॉलेज होता है, आपके शहर में देवर कॉलेज, उसी तरह सरकारी कंपनियां होती है, BSNL हुआ, भेल हुआ, नालको हुआ, हिंडाल्को हुआ, NHPC हुआ, ONGC हुआ, IOC हुआ, कोल इंडिया हुआ, ये सभी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो जिस देश में सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, खास करके उत्पादन से जुड़े हुए जो कंपनियां होती हैं, जहां पर ना के बराबर हो, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। यानी अमेरिका जैसे देशों में उत्पादन की जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी कंपनियां हैं, वो सरकार अपने हाथ में नहीं रखी हुई है, वो प्राइवेट के हाथ में दे दिया है। और जब प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया है, तो वो जिसके हाथ में जो कंपनी है, यानी कि कंपनी है तो उसको एक बिल्डिंग होगा, उसमें मशीनें होंगी, उसमें पैसा लगा होगा, तो ये सब क्या है? बिल्डिंग है, मशीन है, ये सब क्या है? उत्पादन के साधन है। तो वो उसका है, जिस व्यक्ति का है उसी का वो है, ना कि सरकार का है। और वो तमाम तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यहां जो मैंने लिखा है कि इसमें पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, यानी कि वो उत्पादन किस चीज का करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस चीज के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इवन ये पॉइंट जो लिखे हैं, कीमत निर्धारण, तो कीमत निर्धारण के लिए भी वो स्वतंत्र है। सरकार के दिशा निर्देश का पालन उसे नहीं करना है, सरकार दिशा निर्देश देती भी नहीं है। बस कीमत क्या हो, इस चीज के लिए वो मांग और पूर्ति को देखता है कि मार्केट में मांग और पूर्ति क्या है। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और उसके चीज का मांग ही मार्केट में नहीं है, तो क्या वो अधिक कीमत पर बेचेगा? बेच पाएगा? कौन खरीदेगा? मांग ही नहीं है। तो जब देख लेगा मांग नहीं है, तो फिर उसको कीमत कम करना होगा। लेकिन यहां सरकार कहने नहीं आ रही है कि तुमको कीमत कम करना है। यानी कीमत कम हुआ तो किसके कारण हुआ? मांग के कारण हुआ। यहां पर कोई और किसी का दबाव नहीं है, ये स्वतः होते रहता है। वहीं मांग बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा। या आप जिस चीज को आप बेच रहे थे बना करके, वो उसका एक कीमत मार्केट में चल रहा था, लेकिन आपके द्वारा बनाए हुए चीज से मिलता जुलता कोई सब्स्टिट्यूट आइटम कोई और कंपनी बनाना शुरू कर दे, तो उस तरह की चीजों का मार्केट में उपलब्धता बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। वैसी स्थिति में कीमत घटना स्वाभाविक हो। तो वहां पर जो कीमत घटता बढ़ता है, वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य जो होता है इस अर्थव्यवस्था का, वो व्यक्तिगत लाभ होता है। पहले हमें प्रॉफिट हो, जो कोई काम कर रहा है वो देखता है मुझे केवल पहले प्रॉफिट हो जाए, बाद में देखा जाएगा सामने वाले को हो रहा है या नहीं। इसे बाजार अथवा खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसका उल्टा, इसमें सरकारी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब इसमें निजी क्षेत्र का है तो इसमें सरकारी का होना चाहिए। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकारी यानी राज्य का स्वामित्व होता है। तीसरा, इसमें पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। शॉर्ट में एकदम इसमें नहीं होती। ये कहिएगा कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिस वस्तु का उत्पादन आपको करने की इच्छा हो वो कर लें, इसकी स्वतंत्रता इसमें नहीं है। आपको कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये चीज का आदेश सरकार के द्वारा आता है और आपको उसको फॉलो करना होता है। यानी कि आपके एक्टिविटी, आप उत्पादन आप ही कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्य में इंटरफेयर सरकार का हो रहा है, लेकिन यहां पर इंटरफेयर नहीं होता है।
चौथा, इसमें कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है, इसमें सरकार द्वारा होता है। कीमत लिख दें, इसमें कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा होती है। यानी कीमत संयंत्र की जो स्वतः प्रक्रिया है कि मांग और पूर्ति के अनुसार कीमत तय होना, वो इसमें नहीं है। आप कभी कभी देखते होंगे सावन महीने में आपके शहर में भी चीजों का रेट प्रशासन द्वारा तय कर दी जाती है। इस तरह का अगर पूरे देश में सब चीज का रेट तय हो जाए, अभी जैसे कोरोना के कारण भी बहुत जगह सरकार के द्वारा, चूंकि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन जब सब तमाम क्षेत्रों पर सरकार की पकड़ बन जाए तो समाजवादी का स्वरूप दिखने लगेगा। तो हमारे संविधान में इस चीज का जिक्र है, जब किसी प्रकार का संकट आता है तो लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर दिया जाता है और सरकार अपने पास स्वतंत्रता ये अधिकार ले लेती है। खास करके जब कोई इमरजेंसी होता है, अभी इस कोरोना को इमरजेंसी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इमरजेंसी जब होता है, वित्तीय आपातकाल या कोई युद्ध के कारण आपातकाल घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, वहां पर सब डिसीजन सरकार के द्वारा होता है। खैर बाद में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो क्या चीज कीमत होगा, किस चीज का कितना कीमत होगा, वो सरकार तय करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है, इसमें नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक लाभ होता है। छठा, यानी इसमें समाज को देखा जाता है, समाज का कल्याण हो, यानी कि सरकार कोई भी काम करेगी, जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो हर आदमी को जो देश में रहने वाले हैं उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जहां पर ये है तो वो देखेगा कि हम काम कर रहे हैं तो हमको फायदा पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है। छठा, इसे बाजार अथवा खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। केंद्रीय नियोजित बंद अर्थव्यवस्था भी पहले चलता था, अब इसका नाम हटा दिया या फिर कुछ समीकरण बदल गया है। खुली अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम पहले ही बताए थे मांग और पूर्ति द्वारा। तो मांग देखिएगा, बाजार जब जाएगा खरीदने वाले यानी मांग करने वाले, बेचने वाले यानी पूर्ति करने वाले। और देखिएगा जैसे अभी आप अपने आसपास के बाजार को देखिएगा, वो कहीं से भी समाजवादी का स्वरूप नहीं है, वो समाजवादी के लक्षण में नहीं है। क्योंकि आप कोई चीज खरीदने जाते हैं सुबह के समय में या शाम के समय में या दिन के समय में, कभी रेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। जो चीज कम मात्रा में बाजार में उपलब्ध है और उसके खरीदार ज्यादा है, रेट बढ़ जाएंगे। खरीदार कम है लेकिन उसकी उपलब्धता अधिक है, रेट बढ़ जाएगा। तो मांग और पूर्ति द्वारा हो रहा है। सरकार कहां कर रही है कि इतने रेट पर तुमको बेचना ही होगा, तो यानी कि वो इसका पार्ट हो गया। तो बाजार के आधार पर जब निर्णय लिया जाए, खास करके कीमत के मामले में, तो इसका मतलब है कि वो पूंजीवादी का ही स्वरूप है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को राशन कार्ड वगैरह मिलता है और उस कार्ड के माध्यम से एक सरकारी रेट पर चीजें मिलती हैं। तो जो चीजें आपको सरकारी रेट पर मिल रही है, सरकार 2 रुपये किलो चावल या गेहूं जो फिक्स कर दी है, और सरकार अपना डीलर के माध्यम से जो जन वितरण प्रणाली है हमारे देश में, उसके माध्यम से जो लोगों को चीजें देती है, तो वो सरकारी रेट पर मिलता है, तो वो समाजवादी का है एक उदाहरण। लेकिन हम बाजार में जाकर के जो साग सब्जी फल वगैरह लेते हैं,
तो उसमें कोई भी चीज का रेट सरकार निर्धारित नहीं करती है, वो बाजार के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि वो पूंजीवादी है। तो हम भारत का इसमें ना तो इसमें पार है ना इसमें पार है, भारत तो इसमें है, भारत मिश्रित है। कुछ चीजें सरकारी रेट पर भी मिलता है, कुछ चीजें मार्केट रेट पर भी मिलता है हमारे देश में, यानी कि दोनों है, इसलिए हम लोग मिश्रित में जाकर के पढ़ेंगे। और खुली अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जाकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, अपने अनुसार उसको चला सकता है, कोई रोक टोक सरकार के द्वारा नहीं होगा, एकदम खुला है। जैसे अमेरिका में खुली अर्थव्यवस्था है, आप जाइए, केवल आपको एक फॉर्मेलिटी के तहत जो वीजा बनाना है वीजा बनाना होगा लाइसेंस, और आपको वैसी कोई विशेष, जिस तरह भारत में परमिशन लेने की बात होती है या रसिया वगैरह देश में परमिशन लेने की बात होती है, वैसे अमेरिका में परमिशन की बात नहीं होगी, और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, इसलिए वो खुली अर्थव्यवस्था है। यानी जितनी छूट आपको अमेरिका में मिलेगा कार्य करने के लिए, उतनी छूट आपको चीन में नहीं मिलेगा, उतनी छूट आपको रसिया में नहीं मिलेगा, नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलेगा, वियतनाम में नहीं मिलेगा। लेकिन भारत की बात करें तो यहां पर तो दोनों प्रकार का है, इसलिए कहीं छूट है भी, कहीं छूट नहीं है। तो खुली अर्थव्यवस्था नाम से, और इसे नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि सरकार जब सब चीज करती है तो सरकार एक प्लानिंग बना लेती है और उस प्लान के तहत काम करती है। तो इसलिए हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। बंद अर्थव्यवस्था तब होता है जब किसी को घुसने नहीं दिया जाता है कि नहीं ये काम सरकार करती है, ये काम हम करते हैं, तुमको हम परमिशन नहीं देंगे करने के लिए। तो यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी को ही मोटे तौर पर ज्यादा करके दिमाग में रखना है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्लियर जब हो जाएगा तो समाजवाद, ये मिश्रित में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिश्रित यानी यही दोनों का मिला जुला स्वरूप है। जैसे इसमें निजी है और इसमें सरकारी है, तो वहां दोनों होगा। इसमें उत्पादन के साधन पर केवल निजी क्षेत्र का अधिकार है, यहाँ सरकारी का है, इसमें दोनों का होगा। तो बहुत आसान है, लिखते चले जाते हैं। एक, इसमें दोनों क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, इसमें उत्पादन के साधन पर दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। तीसरा, जो इसे लिखे, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इसमें नहीं होती है, ये मार्केबल चीज है, इसमें सीमित होती है, इसमें स्वतंत्रता सीमित होती है। और चौथा, इसमें मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारण हो रहा था, यहाँ पर सरकार द्वारा, इसमें कीमत निर्धारण दोनों द्वारा। इसमें कीमत का निर्धारण दोनों द्वारा होता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ था, इसका उद्देश्य सामाजिक लाभ था, इसमें दोनों उद्देश्य होगा। छठा, इसको कोई और नाम से नहीं जाना जाता है, केवल इसका उदाहरण दे दीजिए। इसके जो उदाहरण होंगे, एक भारत, दूसरा नॉर्वे, स्वीडन इत्यादि। नॉर्वे HDI में मानव विकास के मामले में नंबर 1 रैंक हासिल किए हुए हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा दुनिया के सभी देशों से बहुत अधिक है, नंबर 1 पे है, लेकिन वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में आते हैं। तो ये मोटे तौर पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक लेखा जोखा, एक पूरा
प्रस्तुति आप लोगों के सामने रखा। मोटे तौर पर जानिएगा कि पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित क्या है। इससे पहले अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जिसमें लोग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। इस तीन प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था। एक है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। पूंजीवादी में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। उसे हर तरह के स्वतंत्रता हासिल है, चाहे वो उत्पादन किस चीज का करना हो, कितना करना हो, कैसे करना हो, उसे किस कीमत पर बेचना हो, ये सब इसमें है। लेकिन समाजवादी में ये चीज नहीं है। समाजवादी में हर चीज पर जो स्वामित्व है वो खास करके उत्पादन के साधन पर वो सरकार का है और कीमत निर्धारण में भी सरकार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है कि कौन से चीज का क्या रेट होना चाहिए, ये सरकार तय करती है। उद्देश्य सामाजिक लाभ है, लेकिन इसमें आते हैं तो ये दोनों मिला जुला है। तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जाने, तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में जो विशेषता है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में अलग अलग टाइप से कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, या दोनों में अंतर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीन को लेकर के आप लोग के दिमाग में अक्सर क्वेश्चन आता होगा कि सर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में है लेकिन फिर भी यहाँ की कंपनियां इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रही है। तो हम बार बार कहते हैं कि चीन पेपर पर थ्योरेटिकली वो अपने को कम्युनिस्ट बताए, समाजवाद का बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश करे, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली ये पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो चुका है। यहाँ पर जो स्वतंत्रता पूंजीवादी में दिखता है लगभग वही स्वतंत्रता यहाँ भी कंपनियों को मिल रही है। और दुनिया का कोई भी देश ना तो 100% पूंजीवादी स्वरूप में हो सकता है, ना समाजवादी के स्वरूप में हो सकता है। अमेरिका जैसे देश भी अब थोड़ा बहुत समाजवाद को महत्व देने लगा है और स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे क्षेत्रों पर सरकार अपना पकड़ बनाना शुरू कर दी है। और जहाँ ज्यादा समाजवादी के लक्षण थे वो अपने पकड़ को ढीला करते हुए पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों में बैलेंस बनाना आज के समय में बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि देखिए नॉर्वे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है और दुनिया का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस विकास के मामले में दिखा रहा है। एफडीआई में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। भारत की बात करेंगे तो ये भी तेजी से तरक्की करने वाले देशों की सूची में शामिल है। ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब एक क्वेश्चन आ गया विकासशील अर्थव्यवस्था, तो ये विकासशील, विकसित और अल्प विकसित ये भी एक प्रकार है स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि जो विकास का जो एक ऊंचा आयाम होता है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय जो बहुत ऊपर तक ले चला गया है, वो विकसित देशों में आ गया है, जहां पर लगभग 100% यानी मोर देन 90% जहां पर शिक्षा का स्तर पहुंच गया है, यानी साक्षरता दर है, जहां का लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई हो गया है, जहां जीवन प्रत्याशा जीने की औसत आयु बहुत अधिक है। तो ऐसे देश विकसित देश कहलाते हैं। और जो इस और अग्रसर है वो विकासशील हैं, और जो इस मामले में अभी भी बहुत दूर है, जहां शिक्षा बहुत कम है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है, लोगों की आय बहुत कम है, रहन सहन का स्तर बहुत कम है, यानी गरीबी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, वैसे देश अल्प विकसित देश या पिछड़े हुए देश के श्रेणी में आते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ये मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था के बारे में आज का क्लास था। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास से जरूर कुछ लाभ उठाए होंगे। और फिर लास्ट में यही आपसे अनुरोध होगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।